हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास जो आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा है उसके एमसीक्यूज़ को देख रहे थे। यानी प्रत्येक खंड के एमसीक्यू के पार्ट को हमने एमसीक्यूज़ फॉर्म में देखा है। ठीक है, तो इस श्रृंखला में आज हम करने वाले हैं द्विवेदी युग। पिछली वीडियो में भी हमने द्विवेदी युग किया था, कुछ क्वेश्चन उसमें से रह गए थे, आज हम उसे कंप्लीट कर लेंगे। बाकी अदर प्लेलिस्ट में मतलब अदर वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल के भारतेंदु युग और द्विवेदी युग के अंश दिखाई देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर वीडियोस को देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो इस प्रश्न से हम देख रहे हैं 3 प्रश्न बन रहे हैं। यानी हिंदी की पहली कहानी कौन सी है, यानी इंदुमती हो गई एक पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, इंदुमती कब प्रकाशित हुई। दूसरी चीज़ जो पूछी जा रही है वह क्या है कि कहाँ से प्रकाशित हुई, यानी कि किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1899 इंदु पत्रिका, 1900 सरस्वती पत्रिका, 1901 भारत मित्र, 1905 माधुरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1900 सरस्वती पत्रिका। जो इंदुमती कहानी है वो 1900 में प्रकाशित हुई और पत्रिका कौन सी थी, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, हिंदी की पहली कहानी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन थे। ठीक है, अभी हमने क्या जाना कि इंदुमती जो है वो 1900 में प्रकाशित हुई, सरस्वती में प्रकाशित हुई और यह पहली कहानी थी। अब पूछा जा रहा है इसके लेखक कौन है। ऑप्शन है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी, दूसरा है किशोरी लाल गोस्वामी, तीसरा है मास्टर भगवान दास, चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा किशोरी लाल गोस्वामी। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। अगला देखते हैं, किशोरी लाल गोस्वामी का अगर हम रचना क्रम की बात करें तो इनकी हमको एक और कहानी देखने को मिलती है इस पुस्तक में, वह है गुलबहार। तो इंदुमती और गुलबहार के रचनाकार कौन है, दोनों एक ही हैं, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, इंदुमती और गुलबहार। ठीक है, इन दोनों के रचनाकार कौन है, किशोरी लाल गोस्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है। इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। मास्टर भगवान दास, रामचंद्र शुक्ल, गिरिजादत्त वाजपेयी, बंग महिला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। अगला देखते हैं, कहानी कानों में कंगना 1913 इंदु के लेखक कौन है। तो इस प्रश्न से भी 3 से 4 प्रश्न बन जाते हैं। कहानी है कानों में कंगना, कहानी कानों में कंगना का अगर प्रकाशन वर्ष पूछा जाएगा तो 1913, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई तो इंदु, और इस कहानी के लेखक कौन है अगर पूछा जाए तो इसका ऑप्शन में देख लेते हैं। राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, जयशंकर प्रसाद, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक और जेपी श्रीवास्तव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। कानों में कंगना राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह। ठीक है, 1913 इंदु पत्रिका में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी। ठीक है, पहला तो इसमें 2 प्रश्न हमको दिखाई देते हैं। पहला कि ग्राम कहानी किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की है, और प्रकाशन कब हुआ था इसका। पहला ऑप्शन है 1905, दूसरा 1911, सी 1913, डी 1915। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी 1911, यानी जो दूसरा वाला जो है वह 1911 ग्राम का प्रकाशन वर्ष है। अगला देखते हैं। अगला देखने से पहले हम देखते हैं जो ग्राम कहानी है यह भी इंदु पत्रिका जो मासिक पत्रिका थी। ठीक है, प्रश्न ये भी हो सकता है कि इंदु पत्रिका साप्ताहिक थी, मासिक थी या पाक्षिक थी। तो इंदु पत्रिका क्या है, मासिक पत्रिका है, और इस मासिक पत्रिका में ग्राम कहानी प्रकाशित हुई। इंदु पत्रिका में अभी हमने पढ़ा कानों में कंगना भी प्रकाशित हुई। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, और कानों में कंगना का जो समय है वो क्या है, 1913 है। यहाँ अगर हम बात करें ग्राम की तो ग्राम 1911 में है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक कौन है। प्रश्न फिर से 2 बन रहे हैं, यानी रक्षाबंधन का प्रकाशन वर्ष एक पूछा जा सकता है, दूसरा कहानी के लेखक कौन है। तो प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1913 है। सेम कानों में कंगना कहानी जो है उसकी तरह है, इसका भी प्रकाशन वर्ष क्या है, सेम है। अगर पूछा जाए इसके लेखक कौन है, ऑप्शन देख लेते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विश्वनाथ शर्मा कौशिक, जीपी श्रीवास्तव। ठीक है, ये पी है, ये जीपी श्रीवास्तव, किशोरी लाल गोस्वामी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए विशंबर नाथ शर्मा कौशिक। ठीक है, रक्षाबंधन किसका है, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक।
अगला प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न जो हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक से लिया गया है। आप जब MCQs करने बैठेंगे तो सबसे पहले आप अपने पुस्तक को साथ लेकर बैठेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जब पुस्तक में भी अंडरलाइन करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेंगी। या फिर अगर आप इसे नोट करना चाहें कहीं तो नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। अगला जो है, और मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी इसकी PDF जो है वो शेयर कर दी है, तो अगर वहाँ ना मिले तो आप टेलीग्राम के थ्रू इसे देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। ऑप्शन है 1911, 1913, 1915, 1919। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाए 1915, ठीक है। इसके विषय में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। उसने कहा था कहानी का जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है, 1915 है। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई, ठीक है। प्रकाशन अगर पूछा जाए, पत्रिका का नाम पूछा जाए तो सरस्वती हो जाएगा। इसके साथ जो है ये जान लेते हैं कि ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, ठीक है। गुलेरी जी क्या हैं, इसके रचनाकार हैं। तीसरी जो चीज़ है वो हम जान लेते हैं, शुक्ल जी ने इस कहानी में यथार्थवाद देखा है, ठीक है। हालांकि ये प्रेम से संबंधित कहानी भी है और विश्व युद्ध के संदर्भ में इसे लिखा गया है, लेकिन शुक्ल जी इस कहानी में यथार्थवाद देखते हैं, यह इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तीसरा और एक और चीज़ जो हम इसमें देखते हैं वो ये कि जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इन्होंने सिर्फ 3 कहानियाँ लिखी, ठीक है। और 3 कहानियों से ही ये प्रसिद्धि पा चुके हैं, ठीक है। जहाँ प्रेमचंद ने 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखी और तब वो इतने लोकप्रिय हुए हैं। हालांकि प्रेमचंद और गुलेरी जी का अपना अपना स्थान है, लेकिन फिर भी अगर देखने योग्य बात है तो वो ये है कि कोई व्यक्ति 3 कहानी लिखकर इतना फेमस हो सकता है, ठीक है। तो इनकी 3 कहानियों को देख लेते हैं। जब रचनाकार का जो रचना है अगर वो कम हो तो कोशिश करें उनकी सारी रचनाओं को याद कर ले। तो पहला अगर हम बात करें, सुखमय जीवन है, सुखमय जीवन इनकी एक कहानी है। दूसरा है बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा। और तीसरा उसने कहा था, ठीक है। ये 3 कहानियाँ इन्होंने लिखी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, उसने कहा था कहानी में कथानक किस प्रकार से आगे बढ़ता है। ऑप्शन है काल क्रमानुसार, मनोभूमि के अनुसार, स्थान क्रमानुसार या घटना क्रमानुसार। तो इस प्रश्न का सही मनोभूमि के अनुसार, ठीक है। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा, मनोभूमि के अनुसार। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है GP श्रीवास्तव, जैसे मैंने बताया कि पहले भी उनका नाम आ चुका था। तो GP श्रीवास्तव जो है हास्य व्यंग्यकार कहानीकार हैं, ठीक है। हास्य व्यंग्यकार भी कह सकते हैं और हास्य व्यंग्य परक इन्होंने कहानी लिखी है। इनकी पहली कहानी किस वर्ष प्रकाशित हुई। ऑप्शन है 1911, 1915, 1919, 1921। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1919 में इनकी पहली कहानी आई है GP श्रीवास्तव की। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 11 वर्ष का समय कहानी की विशेषता क्या है। यह किसका था, हमने पढ़ा था अभी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का था ये, है ना। 11 वर्ष का समय आचार्य शुक्ल की कहानी है यह। ऑप्शन है हास्य प्रधानता, मार्मिक अतीत स्मृति, चमत्कारिक घटनाएं, ऐतिहासिक प्रसंग। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मार्मिक अतीत स्मृति, यानी बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला फैक्ट है, शुक्ल जी ने 1900 से 1907 तक प्रकाशित होने वाली 6 कहानियों को लिखित किया है, जिनमें पहला जो है वह है इंदुमती। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। उसके बाद है गुलबहार, ठीक है। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी का। हमने प्रश्न में इन दोनों ही कहानियों को डिस्कस किया था कि इंदुमती और जो गुलबहार कहानी है यह किशोरीलाल गोस्वामी की है और रामचंद्र शुक्ल इसे प्रतिनिधि कहानियों यानी 1907 से प्रतिनिधि कहानी बोलूँ या प्रारंभिक कहानियों में गिना है, ठीक है। तो 1900 से 1907 तक में जो प्रकाशित होने वाली कहानियाँ हैं उन सभी कहानियों में टोटल 6 कहानियाँ हैं जिनका उल्लेख शुक्ल जी ने किया है। तो उसमें इंदुमती और गुलबहार है किशोरीलाल गोस्वामी का। तीसरा है प्लेग की चुड़ैल, जिसे लिखा है मास्टर भगवान दास ने। इसके बाद जो कहानी है वह है 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी, गिरिजा दत्त वाजपेयी, दुलाई वाली, बंग महिला, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। तो टोटल 6 कहानियाँ हैं। पहले हैं पंडित और पंडितानी, हमने देखा, दुलाई वाली 11 वर्ष का समय
और ऊपर हमने देखा इंदुमती और गुलबहार प्ले की चुड़ैल। 3 कहानियाँ ऊपर और 3 कहानियाँ नीचे हैं, ठीक है। 11 वर्ष का समय जो रामचंद्र शुक्ल की स्वयं की रचना है, पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी की है, और दुलाई वाली बंग महिला श्रीमती राजेंद्र बाला घोष। तो राजेंद्र बाला घोष पूरा नाम कभी कभी नहीं भी होता है, तो बंग महिला अगर कहीं लिखा हुआ है तो उसका तात्पर्य यही है कि उनका जो मूल नाम है वो राजेंद्र बाला घोष है, और वो महिला जो लेखिका है उनका पूरा नाम क्या है, श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, ठीक है। तो बंग महिला के नाम से भी ये प्रचलित है। तो दुलाई वाली में आप देखेंगे कि बंग महिला ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है, रचनाकार का नाम। तो ये था, ये 6 ऐसी रचनाएं थी जिनको रामचंद्र शुक्ल ने प्रारंभिक कहानियों के रूप में गिना है, और 1900 से 1907 तक इसका प्रकाशन वर्ष है, ठीक है। अगला हम देखते हैं फैक्ट। अगला प्रश्न में भारतेंदु हरिश्चंद्र के उपरांत हिंदी में मौलिक नाटकों की क्या स्थिति थी। ऑप्शन 1 है तेजी से विकास हुआ, पूर्णाभाव था, कुछ समय तक अभाव रहा, केवल धार्मिक नाटक ही लिखे गए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कुछ समय तक अभाव रहा, यानी मौलिक नाटकों का अभाव रहा, क्योंकि हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के प्रारंभिक दौर में, या फिर अगर हम द्विवेदी युग में संपूर्ण देखें तो अनुवादों पर अधिक काम हुआ है ना। तो अनुदित रचनाएं बहुत मिलेंगी आपको, लेकिन जो मौलिक नाटक हैं वो बहुत कम लिखे गए द्विवेदी युग में। तो कुछ समय तक अभाव रहा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस काल में किन भाषाओं से नाटकों का हिंदी में अनुवाद हुआ। ऑप्शन 1 है अंग्रेजी, बांग्ला, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, अंग्रेजी। तीसरा है पंजाबी, मराठी, संस्कृत। चौथा है उर्दू, अंग्रेजी, गुजराती। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी, बांग्ला, अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शेक्सपियर के किन नाटकों का हिंदी अनुवाद हुआ। पहला ऑप्शन है किंग लियर, ओथेलो, टेम्पेस्ट। दूसरा है रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ, हेमलेट। तीसरा है जूलियस सीजर, ओथेलो और मर्चेंट ऑफ वेनिस। चौथा है हेमलेट, टेम्पेस्ट, किंग लियर। तो शेक्सपियर के जो नाटक हैं वो हैं रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ और हेमलेट। इन तीनों नाटकों का हिंदी में अनुवाद हुआ, और ये नाटक तीनों किनके हैं, शेक्सपियर के हैं, ठीक है। रोमियो एंड जूलियट, मैकबेथ और हेमलेट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत नाटकों में मृच्छकटिकम, मालती माधव, ठीक है। संस्कृत नाटकों में मृच्छकटिकम, मालती माधव, मालविकाग्निमित्रम और उत्तर रामचरित्र का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो इसका ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी और लाला सीताराम बीए। तो इनका जो सही आंसर होगा वो लाला सीताराम बीए, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लाला सीताराम बीए। मालती माधव, उत्तर रामचरित का अनुवाद सत्यनारायण कविरत्न ने भी किया, ठीक है। इस प्रश्न का तो उत्तर हो गया सीताराम बीए, यानी कि मृच्छकटिका, मालती माधव, मालविका अग्निमित्रम और उत्तर रामचरित का अनुवाद किसने किया था, लाला सीताराम बीए ने। लेकिन मालती माधव और उत्तर रामचरित का अनुवाद सत्यनारायण कविरत्न ने भी किया है, सत्यनारायण कवि रत्न भी किया। जब चारों के विषय में पूछा जाएगा कि किसने किया है तो हम उत्तर क्या डालेंगे, लाला सीताराम। जब ये ऑप्शन में होगा उत्तर रामचरित और मालती माधव, तो अगर लाला सीताराम रहेंगे तो लाला सीताराम को हम टिक करेंगे, या सत्यनारायण कविरत्न रहेंगे तो सत्यनारायण कविरत्न। अगर दोनों रहेंगे तो दोनों ने ही मालती माधव और उत्तर रामचरित को अनुवाद किया है, ठीक है। यहाँ हमने देख ही लिया कि मालती माधव और उत्तर रामचरित का अनुवाद सत्यनारायण है, कविरत्न ने भी किया, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, मौलिक नाटककारों में कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, हरिऔध, शिवनंदन सहाय और शेक्सपियर। तो मौलिक नाटककारों में कौन शामिल नहीं है, शेक्सपियर नहीं है, किशोरीलाल गोस्वामी है, हरिऔध है, शिवनंदन सहाय है, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के नाटक कौन से हैं। ऑप्शन है रुक्मणी, परिणय और प्रद्युम्न विजय, सुदामा और चंद्रकला, चौपट चपेट और मयंक मंजरी, मृच्छकटिकम और मालविका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चौपट चपेट और मयंक मंजरी। किनकी है ये, किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। इनमें चौपट चपेट जो है वह प्रहसन है, और जो मयंक मंजरी है वह नाटक है। प्रहसन के विषय में हमने देखा कि हास्य और व्यंग दोनों उसमें निहित होगा, तो वो क्या है, प्रहसन कहलाएगा। नाटक मयंक मंजरी है और चौपट चपेट क्या हो गया, प्रहसन है। ये दोनों जो नाटक है वो किनके हैं, पंडित किशोरीलाल गोस्वामी के। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, हरिऔध ने
कौन से नाटक लिखे? पहला है रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय, दूसरा है उत्तर रामचरित और मालती माधव, चौपड़ चपेट मयंक बंसी, चंद्रकला भानुकुमार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रुक्मणी परिणय और प्रद्युम्न विजय पहला। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक किसकी मानी जाती है? ऑप्शन 1 है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नाट्य समीक्षा, महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना, लाला सीताराम का अनुवाद, शिवनंदन सहाय का सुदामा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी कालिदास की आलोचना जो है वो पहली पुस्तक आलोचना की मानी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी को की हिंदी कालिदास की आलोचना या कालिदास के ग्रंथों का जो अनुवाद लाला B.A. सीताराम ने किया था उसी की समीक्षा है। ठीक है, जो कालिदास के ग्रंथ थे मालविका अग्निमित्रम आदि जो लाला सीताराम B.A. ने किया था उसी पुस्तक या उसी ग्रंथों का कह सकते हैं हम समीक्षात्मक रूप क्या है? हिंदी कालिदास की आलोचना। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। जिन पुस्तकों को यानी कालिदास की जिन पुस्तकों का अनुवाद किसने किया था? लाला सीताराम B.A. ने। हमने देखा था ऊपर मालविका अग्निमित्रम था, मालती माधव था और उत्तर रामचरितमानस था और एक और रचना थी। उन सभी का जो अनुवाद किया था वो लाला सीताराम B.A. ने किया था। उनमें से जो कालिदास की रचना थी उनका आलोचना जो रूप है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया और उस आलोचना के रूप को क्या नाम दिया? हिंदी कालिदास की आलोचना। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा B और ये इसका फैक्ट था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द्विवेदी जी द्वारा आलोचना किस कवि के ग्रंथ पर आधारित थी? तो ऑप्शन है तुलसीदास, कालिदास, भवभूति, शेक्सपियर। तो अभी हमने देखा कालिदास के पर आधारित उन्होंने आलोचना लिखी थी, कालिदास की हिंदी कालिदास की आलोचना। अगला प्रश्न है कालिदास जैसे महान कवि के दोष निकालने की प्रवृत्ति किसकी व्यक्तित्व विशेषता को दर्शाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है नैषध चरित चर्चा, विक्रमांक देव चरित चर्चा, कालिदास की निरंकुशता। ये सभी रचनाएं क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ठीक है, अगर नैषध चर्चा पूछा जाएगा किसकी रचना है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी। विक्रमांक देव चरित चर्चा अगर पूछा जाए तो भी महावीर प्रसाद द्विवेदी। और कालिदास की निरंकुशता की बात करी जाए तो वह भी महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला है शिवनंदन सहाय के नाटक का नाम क्या है? सुदामा है। तो सुदामा नाटक पूछा जाएगा किनका है तो हमें बताना है क्या? शिवनंदन सहाय। उसी तरीके से अगर चंद्रकला भानुकुमार नाटक लिखा किसने पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रायदेवी प्रसाद पूर्ण, है ना। रायदेवी प्रसाद पूर्ण जो है चंद्रकला भानु नाटक लिखा है उन्होंने। अगला प्रश्न देखते हैं। मिष्टबंधु किस काल के साहित्य के विशेष जानकार थे? प्रश्न है छायावाद काल। ऑप्शन है छायावाद काल, रीतिकाल, भक्तिकाल, प्रगतिवाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो मिष्टबंधु हैं वह रीतिकाल के विशेषज्ञ थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मिष्टबंधुओं ने हिंदी नवरत्न में किस कवि को सूद और तुलसी के समक्ष स्थान दिया? तो मिष्टबंधु का पहला ही तो एक प्रश्न हो गया कि ग्रंथ जो है उसका नाम क्या है? हिंदी नवरत्न नाम है। इसमें उन्होंने सूद और तुलसी के समकक्ष किस कवि को रखा? तो उन्होंने रखा है, ऑप्शन में है बिहारी, देव, पद्माकर और घनानंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देव, B। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीधर पाठक की खरी बोली कविताओं का स्वागत किसने किया था? ऑप्शन 1 है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र, ऑप्शन 2 है मिष्टबंधु, भरत वर्मा और पदम सिंह शर्मा। मिष्टबंधु की खरी बोली कविताओं का स्वागत, श्रीधर पाठक की कविताओं का स्वागत किसने किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मिष्टबंधुओं ने श्रीधर पाठक की खरी बोली रचनाओं का क्या किया? स्वागत किया। श्रीधर पाठक की खरी बोली रचनाओं का स्वागत किया था मिष्टबंधुओं ने। अब अगला फैक्ट देखते हैं। मिष्टबंधु में जो है वो है श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और कृष्ण बिहारी। ठीक है, श्याम बिहारी का जो समय है 1873 में जन्म और 1947 में मृत्यु। सुखदेव बिहारी है, ये बिहारी हैं और इनका 1878 में जन्म, 1991 में इनकी मृत्यु। कृष्ण बिहारी का है 1890 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रीति विरोधी आलोचना किस आधार पर साहित्य को तोड़ती थी? ऑप्शन है छंद विधान, नायिका भेद और अलंकार, नए ज्ञान विज्ञान एवं जीवन मूल्य, भाषा शैली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? नए ज्ञान विज्ञान एवं जीवन मूल्य को रीति विरोधी आलोचना तोड़ती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नए ज्ञान विज्ञान एवं जीवन मूल्य। अगला देखते हैं।
अगला है पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने अपनी पुस्तक देव और बिहारी में किसे बड़ा कवि सिद्ध किया है? तो देव और बिहारी जो पुस्तक है ये किसने लिखा है? पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र ने। और इसमें किस कवि को बड़ा सिद्ध किया गया है? तो पहला ऑप्शन है बिहारी, दूसरा है देव, तीसरा है सूरदास, चौथा है तुलसीदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा देव। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है बिहारी और देव लिखकर बिहारी को बड़ा कवि सिद्ध करने वाले कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भगवान दीन। ठीक है, यहाँ ग है भगवान। ठीक है, भगवान दीन। तो हमने देखा कि जो देव और बिहारी हैं, ठीक है, देव और बिहारी में देव को श्रेष्ठ सिद्ध किया है किसने? कृष्ण बिहारी मिश्र ने। ठीक है, तो देव आ गए, तो देव कौन है? कृष्ण है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, याद कर लेंगे कि कृष्ण बिहारी मिश्र जो हैं वो देव को श्रेष्ठ कर रहे हैं और देव और बिहारी जो पुस्तक है ये लिखा कृष्ण बिहारी मिश्र ने। उसी तरीके से अगर हम बात करें बिहारी और देव में, तो हम इसे याद करेंगे कि बिहारी और देव में देव को पीछे रखा गया है और बिहारी को आगे रखा गया है ना। तो बिहारी को श्रेष्ठ बताया है किसने? भगवान ने। ठीक है, तो स्वयं भगवान ने बिहारी को श्रेष्ठ बता दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ट्रिक लगाकर इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देव को कृष्ण ने और बिहारी अगर आगे आ जाए तो फिर देव हो जाएंगे। ठीक है, सॉरी भगवान हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। अगला फैक्ट जो है वो देव और बिहारी के विवाद में भाग लेने वाले आलोचकों में पंडित पदम सिंह शर्मा, जिनका समय है 1976 इनका जन्म है और 1932 इनकी मृत्यु है, भी थे। उन्हें खड़ी बोली काव्य की नीरस और कर्णकटु लगते, यानी उन्हें खड़ी बोली काव्य क्या लगते थे? नीरस और कर्णकटु लगते थे। किन्हें? ये बात हो रही है पदम सिंह शर्मा को। पदम सिंह शर्मा को खड़ी बोली काव्य जो है वो क्या लगते हैं? नीरस और कर्णकटु लगते हैं। तो प्रश्न अगर पूछा जाए खड़ी बोली काव्य किसे नीरस और कर्णकटु लगते हैं, तो उत्तर क्या हो जाएगा? पदम सिंह शर्मा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन है, पदम सिंह शर्मा कितनी भाषाओं के मर्मज्ञ थे? ऑप्शन एक है केवल हिंदी और संस्कृत, ऑप्शन बी केवल हिंदी उर्दू, सी संस्कृत प्राकृत हिंदी फारसी उर्दू, और चौथा है डी संस्कृत तमिल और हिंदी। तो इस प्रश्न का सही संस्कृत प्राकृत हिंदी फारसी उर्दू, इन सभी भाषाओं के मर्मज्ञ कौन थे? पंडित पदम सिंह शर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी जी का कथन है, कविता यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उसे सुनकर कुछ असर ना हो। कविता से आज तक दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं। गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है। ठीक है, ये दोनों जो कथन है किनके हैं? महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। और इन्होंने क्या कहा है कि कविता में यदि यथार्थ में कविता है तो संभव नहीं कि उससे कुछ असर ना हो। कविता से आज तक दुनिया में बड़े बड़े काम हुए हैं और गद्य और पद्य दोनों में कविता हो सकती है। ये दोनों कथन द्विवेदी जी के। अगला देखते हैं। अगला है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रकार के साहित्य का विरोध किया था? ऑप्शन एक भक्तिकालीन साहित्य, रीतिवादी साहित्य, आदिकालीन साहित्य और आधुनिक कालीन साहित्य। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विरोध किया था रीतिवादी साहित्य का। ठीक है, अगला देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किन तत्वों का विरोध किया था? अलंकार, ब्रजभाषा में काव्य रचना, नायिका भेद, खड़ी बोली, यथार्थवाद, छायावाद, लोक जीवन, प्रकृति चित्रण, खड़ी बोली, राष्ट्रीयता, यथार्थवाद और स्वतंत्रता। अलंकार, ब्रजभाषा में काव्य रचना और नायिका भेद, यानी ये जो रीतिवादी जो तत्व है उनका वो विरोध करते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न में भी हमने देखा और यहाँ पर भी हमने देखा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, द्विवेदी जी ने साहित्य में किसे उचित विषय माना? पहला ऑप्शन है प्रेम और श्रृंगार, दूसरा है सामाजिक हित, प्रकृति चित्रण, मानव मन, विज्ञान, यथार्थ, तीसरा है नीति कथा और वीरस, चौथा है केवल धार्मिक भावनाएं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सामाजिक हित, प्रकृति चित्रण, मानव मन, विज्ञान, यथार्थ। अगला प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल का निबंध साहित्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है 1900, 1902, 1904 और 1910। प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1904। जो ये साहित्य नामक निबंध है ये रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। नाटक नामक निबंध भी रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। हमने पिछली जो वीडियो है उसमें इसे देखा था। ठीक है, अगला देखते हैं। ये जो निबंध है यानी जो साहित्य निबंध है रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, ये सरस्वती में प्रकाशित हुई है। और कब प्रकाशित हुई है? 1904 में। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस काल में किस भाषा को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली?
ऑप्शन एक है ए ब्रजभाषा, बी अवधी, सी खड़ी बोली हिंदी और डी उर्दू। तो इसका सही उत्तर हो सी खड़ी बोली हिंदी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, नए भावबोध का पहला लक्षण क्या था? पहला है छंदबद्धता, स्वच्छंदता, अलंकारिकता, विन्यास नियंत्रण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वच्छंदता। नए भावबोध का पहला लक्षण क्या था? स्वच्छंदता। अगला है, श्रीधर पाठक के काव्य में कौन सी प्रवृत्ति प्रमुख रूप से मिली है? तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं पहले। रीतिवाद, रहस्यवाद, स्वच्छंदता और वीररस। तो श्रीधर पाठक के काव्य में हमको स्वच्छंदतावाद जो है वह दिखाई देती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद या रोमांटिसिज्म किस प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है लोक जीवन और प्रकृति से प्रभावित रहस्य भावना, श्रृंगार रस से भरपूर अलंकार, धार्मिक और दार्शनिक चिंतन, वीरता और त्याग के चिंतन। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लोक जीवन और प्रकृति से प्रभावित रहस्य भावना। स्वच्छंदतावाद और या रोमांटिसिज्म जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है वो क्या है? बेसिकली वो है लोक जीवन और मूल प्रकृति से प्रभावित रहस्य भावना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न श्रीधर पाठक से संबंधित है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली के किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? पहले हम देख लेते हैं। 1876 और 1928 ये इनका जन्म वर्ष है और मृत्यु वर्ष है। ऑप्शन है रीतिवादी कवि, छायावादी कवि, स्वच्छंदता के दर्शन कराने वाले प्रथम कवि और भक्ति काव्य के कवि। तो ये स्वच्छंदता के दर्शन कराने वाले प्रथम कवि माने जाते हैं। कौन? श्रीधर पाठक। ठीक है। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक प्रारंभ में किस भाषा में कविता करते थे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ब्रजभाषा में। ठीक है। ब्रजभाषा में उजर ग्राम ब्रजभाषा में रचित है। क्रमिक पलायन के कारण इसमें जो गांव है वो किस प्रकार वीरान हो चुका है इसे दर्शाया गया है। ठीक है। तो उजर ग्राम जो रचना है श्रीधर पाठक ने लिखा है, हालांकि ये अनुदित रचना है। ठीक है। डेजर्टेड विलेज का यह अनुदित रूप है और इस रचना में क्या दिखाया गया है कि क्रमिक पलायन की वजह से गांव किस प्रकार उजड़ गया है। ठीक है। तो ये जो रचना है ये ब्रजभाषा में है और दूसरी चीज़ जो प्रारंभ में वो कविता लिखते थे वो क्या है? ब्रजभाषा में लिखते थे। अगला देखते हैं प्रश्न, गुणवंत हेमंत नामक कविता किस वर्ष लिखी गई थी? ऑप्शन है 1898, 1900, 1905, 1910। ये उत्तर हो जाएगा 1900। 1900 में गुणवंत हेमंत जो श्रीधर पाठक की रचना है। ठीक है। यह ध्यान देना है कि श्रीधर पाठक की यह रचना है। अगला देखते हैं, गुणवंत हेमंत कविता में किस प्रकार की चीज़ों का वर्णन किया गया है जो रीतिवादी काव्य में सामान्यतः नहीं होता था? ऑप्शन एक है धार्मिक अनुष्ठान, बी है युद्ध और वीरता, सी है साधारण कृषि और सब्जियों का वर्णन, राज दरबार का जीवन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साधारण कृषि व सब्जियों का वर्णन है गुणवंत हेमंत में। रचना किसकी है? श्रीधर पाठक की। कब प्रकाशित हुई? 1900 में प्रकाशित हुई। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुणवंत हेमंत में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णन नहीं मिलता है? ऑप्शन एक है ज्वार, बी है बाजरा, सी है पालक, डी है गुलाब का बाग। तो उत्तर इसका सही हो जाएगा गुलाब का बाग जो है वह नहीं मिलता है, बाकी ज्वार हमको दिखाई देता है उस कविता में, बाजरा है, पालक है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीधर पाठक के सौंदर्य बोध में मुख्य अंतर किससे है? श्रीधर पाठक के सौंदर्य बोध में मुख्य अंतर किससे हैं? ऑप्शन एक है भक्तिकालीन सौंदर्य बोध से, रीतिवादी सौंदर्य बोध से, आधुनिक सौंदर्य बोध से, और यही उत्तर हो जाएगा रीतिवादी सौंदर्य बोध से। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रीधर पाठक ने एकांतवासी योगी की रचना किस लय पर की है? ठीक है। तो एकांतवासी योगी जो है ये श्रीधर पाठक की रचना है, यह भी अनुदित रचना है। ठीक है। जैसे उजर ग्राम था उसी तरीके से एकांतवासी योगी भी हैं। यह ख्याल और लावनी की लय पर है। ठीक है। तो एकांतवासी योगी की अगर हम बात करें कि रचना किस लय पर है तो ख्याल और लावनी ये शैली है, इसके आधार पर उन्होंने एकांतवासी योगी की रचना की। अगला देखते हैं, श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की किस पुस्तक का छंदोबद्ध अनुवाद किया है? ऑप्शन है द इल्यूजन। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की किस पुस्तक का छंदोबद्ध अनुवाद किया है? ऑप्शन ए है इल्यूजन, बी है ट्रैवलर,
सी है लिरिकल बैलेड्स और पैराडाइज लॉस्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रैवलर, बी ट्रैवलर। ठीक है, गोल्डस्मिथ की रचना क्या है? ट्रैवलर। यहाँ जो डेजर्टेड विलेज है ये गलत है, डेजर्टेड विलेज उजर ग्राम के लिए है। ठीक है, तो ट्रैवलर का इन्होंने क्या अनुवाद किया है? शांत पथिक के नाम से किया है। डेजर्टेड विलेज जो है उसका क्या किया है? उजर ग्राम से किया है, उजर ग्राम से किया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये डेजर्टेड विलेज है ये नहीं होगा। ठीक है, तो ट्रैवलर जो इन्होंने गोल्ड स्मिथ की रचना है इसका क्या अनुवाद किया है? नाम क्या है? शांत पथिक। अनुदित रचना जो है वो शांत पथिक है। ठीक है, अब ट्रैवलर के विषय में थोड़ा देख लेते हैं। द ट्रैवलर और अ प्रोस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी ओलिवर गोल्डस्मिथ की रचना है। इस काव्य में एक सैलानी की भूमिका में है, यानी कि जो कवि हैं वो एक सैलानी की भूमिका में है और अल्पस पर्वत की ऊंचाई से देश की स्थिति का मूल्यांकन करते हैं। कई विभिन्न देशों को इन्होंने आधिकारिक रूप में देखा है। ठीक है, अगला देखते हैं फैक्ट। अगला है सांध्याटन। सांध्याटन भी किसकी रचना है? यह भी श्रीधर पाठक की रचना है, श्रीधर पाठक। ठीक है, इसकी पंक्तियां देख लेते हैं हम। विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था, प्रसव के काल की लालिमा में लसा, बाल शशि व्योम की ओर था आ रहा। तो ये जो रचना, ये पंक्ति कह सकते हैं, ये किसकी है? सांध्याटन की पंक्ति है। और सांध्याटन जो कविता है वो किन की है? तो श्रीधर पाठक की है। दूसरी इनकी रचना जो गुणवंत हेमंत, जिसके विषय में हमने पढ़ा था, ठीक है, उसकी पंक्ति है। खरीफ के खेतों में अब सुनसान है, रबी के ऊपर किसान का ध्यान है, जहाँ तहाँ रहट परोहे चाल रहे, बढ़े जल के चारों ओर निकल रहे, जौ गेहूं के खेत सास सरसों घनी, दिन दिन बढ़ने लगी विपुल शोभा सनी, सुघर सौंफ सुंदर कुसुम की क्यारियाँ, सोआ पालक आदि विविध तरकारियाँ, अपने अपने ठौर सभी ये सोहते, सुंदर शोभा से सबका मन मोह होते। तो गुणवंत हेमंत जो कविता है उससे उद्धृत है और गुणवंत हेमंत श्रीधर पाठक की कविता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रिय प्रवास के कवि का क्या नाम है? प्रिय प्रवास जो रचना है इसके रचनाकार हैं पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। हरिऔध की रचना है प्रिय प्रवास। ठीक है, प्रिय प्रवास का प्रकाशन वर्ष किस वर्ष हुआ है? तो यहीं पे इसका आंसर है 1914 में प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है प्रिय प्रवास की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है कृष्ण कथा में राधा का वर्णन, ब्रजभाषा में महाकाव्य लेखन, खड़ी बोली में महाकाव्य की संभावनाओं को सिद्ध करना और केवल पौराणिक कथा का वर्णन। उत्तर हो जाएगा कि खड़ी बोली में महाकाव्य की संभावनाओं को सिद्ध करना, यह उद्देश्य था प्रिय प्रवास का। अगला ऑप्शन है क्वेश्चन है, हरिऔध ने गोवर्धन धारण की घटना को किस प्रकार चित्रित किया है? तो हरिऔध का जो समय है 1865 है, जन्म 1947 इनकी मृत्यु है। ऑप्शन देख लेते हैं। अलौकिक चमत्कार के रूप में, ब्रजभाषा के गीत के रूप में, यथार्थ एवं बुद्धिसंगत ढंग से, केवल भक्ति कथन के रूप में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यथार्थ एवं बुद्धिसंगत ढंग से गोवर्धन धारण की घटना को इन्होंने चित्रित किया है। अगला देख, प्रिय प्रवास में कृष्ण को किस रूप में चित्रित किया गया है? ऑप्शन है केवल प्रेमी, केवल चमत्कारी पुरुष, जननायक और केवल भक्त के रूप में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जननायक। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास किस कथानक पर आधारित है? ऑप्शन है महाभारत युद्ध, कृष्ण कथा, राम कथा, बुद्ध चरित। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृष्ण कथा। अगला है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध प्रिय प्रवास की पंक्ति हम देख लेते हैं। जो इनकी रचना है प्रिय प्रवास, उसकी पंक्ति नीचे दी गई है और इस प्रिय प्रवास रचना में हम देखते हैं नवधा भक्ति की लोक परक व्याख्या की गई है। ठीक है, अगर नवधा भक्ति पूछा जाए कि प्रिय प्रवास में नवधा भक्ति है या नहीं, तो उसमें हरिऔध जी ने उसे चित्रित किया है। पंक्ति देख लेते हैं। लख अपार प्रसार गिरिंद्र में, ब्रजधराधीप के प्रिय पुत्र का, सकल लोग लगे कहने उसे, रख लिया है बैंगली पर श्याम ने। ठीक है, तो ये जो वर्णन है यह प्रिय प्रवास से उद्धृत है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हरिऔध जी किस प्रकार की पदावली और मुहावरों का प्रयोग करने में समर्थ है? ऑप्शन ए है केवल संस्कृत पदावली, केवल उर्दू शब्दावली और तत्सम पदावली दोनों, केवल हिंदी बोलचाल की भाषा। तो हम हरिऔध की जो रचना है उसमें हम उर्दू शब्दावली को भी देखते हैं और तत्सम पदावली को भी देखते हैं। ठीक है, तो दोनों हैं इनके रचनाओं में। ठीक है, अगला है मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में किस वर्ष प्रकाशित होने लगी?
मैथिली शरण गुप्त का जो जन्म वर्ष है 1886 है, मृत्यु वर्ष 1964 है। ऑप्शन में है, यानी इनकी जो पत्रिका उनकी जो रचनाएं हैं वो सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में कब से प्रकाशित होने लगी थी। ऑप्शन है 1886, 1900, 1906, 1920। तो सही उत्तर होगा 1906। अगला देखते हैं, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि किस कृति के कारण कहा जाने लगा। ऑप्शन एक है वैदेही वनवास, पद्मा प्रसून, भारत भारती और साकेत। तो इनको राष्ट्र कवि भारत भारती के नाते कहा जाने लगा। ठीक है, भारत भारती कृति में प्रमुख रूप से क्या प्रस्तुत किया गया। केवल भारत का अतीत, केवल भारत का भविष्य, भारत का अतीत वर्तमान भविष्य की कामना और केवल वर्तमान का समय चित्रण। तो इसमें अतीत वर्तमान और भविष्य तीनों हैं। ठीक है, तो भारत भारती किनकी है, मैथिली शरण गुप्त की, और इनके कारण राष्ट्र कवि का दर्जा भी प्राप्त हुआ। ठीक है, गुप्त जी की कविताओं में किस बोली को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। ब्रजभाषा, ऑप्शन अवधी, खड़ी बोली और हिंदी और मैथिली। तो खड़ी बोली हिंदी की प्रतिष्ठित की को हम देख सकते हैं कि काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली है इनकी कविताओं में। अगला है, हरिऔध जी द्वारा दी गई हिंदी कविता का उदाहरण किस प्रकार के काव्य का संकेत देता है। पहला है मिश्रित संस्कृत काव्य, प्राचीन ब्रजभाषा काव्य, फारसी मिश्रित कविता और अंग्रेजी मिश्रित कविता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत मिश्रित काव्य। यहाँ हम उदाहरण रूप में देखते हैं संस्कृत मिश्रित काव्य अगर हम कहें तो प्रिय प्रवास का यह उदाहरण है। रूपोद्यान प्रफुल्ल प्राय, कालिका, राकेंद्र बिंबागना, श्री राधा मृदुभासनी, मृग दृगो माधुर्य सन्मूर्ति थी। तो अगर हम देखें तो सहायक क्रिया के रूप में सिर्फ हम हिंदी का प्रयोग देख रहे हैं यहाँ पे, लेकिन जब बात हो रही है अन्य शब्दों की तो वो सारे क्या है, तत्सम प्रधान या संस्कृत के सीधे शब्द हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हम देखें तो हरिऔध जी की रचना है चौखे चौपदे। चुभते चौपदे भी हैं और चौखे चौपदे भी हैं। चुभते चौपदे, ठीक है, और एक है चोखे चौपदे। तो ऐसे ही चौपदों का संग्रह है। इसमें एक चौपद हम देखते हैं, क्यों पले पोस कर किसी को तू, है बहुत पॉलिसी बुरी तेरी, हम रहे चाहते पटाना ही, पेट तुझसे पटी नहीं मेरी। तो ये जो पंक्ति है वो किससे उद्धृत है, चौखे चौपदे से, और इसके रचनाकार कौन है, हरिऔध जी हैं। ठीक है, तो चटाकेदार मुहावरेदार शैली जो कह सकते हैं इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अन्य रचनाओं की बात करें तो चौखे चौपदे हैं, पद्म प्रसून हैं, वैदेही वनवास जो है ये हम हरिऔध की रचनाओं के रूप में देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त जी की वास्तविक काव्य प्रतिभा किस प्रकार के काव्यों में दिखाई देती है। पहला है गीत काव्य, प्रबंध काव्य, मुक्तक काव्य और दोहा छंद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुप्त जी की जो वास्तविक काव्य प्रतिभा किसमें है, प्रबंध काव्यों में है। गुप्त जी के अधिकांश प्रबंध काव्य किन आधारों पर रचे गए हैं। पहला है सामाजिक और राजनीतिक, दूसरा पौराणिक ऐतिहासिक, तीसरा प्राकृतिक एवं ग्रामीण, चौथा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक। सही उत्तर क्या हो जाएगा, पौराणिक और ऐतिहासिक जो ग्रंथ है उनके आधार पर इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं। अगला प्रश्न, साकेत काव्य की नायिका कौन है। तो साकेत काव्य की नायिका उर्मिला है। उर्मिला कौन है, लक्ष्मण की पत्नी है। यशोधरा काव्य में नायिका किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है यशोधरा गौतम बुद्ध से, और गौतम बुद्ध की यह पत्नी है। अगला देखते हैं, विकट भट्ट काव्य किसका वर्णन करता है। किसान का संघर्ष, राजपूती आन तथा वचन निभाने की कथा, सिख गुरुओं की गाथा और स्वतंत्रता संग्राम। तो इसका सही उत्तर होगा विकट भट्ट जो है वो राजपूती आन तथा वचन निभाने की कथा है। अगर ऐसे हम और डिटेल में जानें तो यह जोधपुर के एक राजपूत सरदार की 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है। ठीक है, पीढ़ियों तक चलने वाली कथा है जिसमें वचन निभाने का है। ठीक है, तो जोधपुर के एक राजपूत सरदार की बात हो रही है। अगला है, गुरुकुल काव्य किससे संबंधित है। कृष्ण कथा, सिख गुरुओं की कथा, किसान जीवन और स्वामी विवेकानंद। उत्तर हो जाएगा सिख गुरुओं की कथा है गुरुकुल में। अगला प्रश्न है, किसान काव्य किसके जीवन संघर्ष को दर्शाता है। एक सामान्य किसान को, एक सैनिक को, एक राजा को, एक व्यापारी को। तो एक सामान्य किसान को दर्शाता है। जैनी कृति किसके जीवन पर आधारित है। ऑप्शन एक है मार्टिन लूथर किंग की, बी मार्क्स की पुत्री जैनी की, सी गांधी जी, डी नेहरू जी। तो इसका सही उत्तर होगा मार्क्स की पुत्री जैनी जो है वो जैनी कृति जो है उसके जीवन पर आधारित है। और ये जो रचना है ये भी गुप्त जी की रचना है, जैनी।
ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त जी पर किस विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है? पहला है साम्यवाद, दूसरा गांधीवाद, तीसरा मार्क्सवाद और राष्ट्रवाद। तो हम गांधीवाद को देखते हैं। गुप्त जी पर पूरी तरीके से वह उस विचारधारा से प्रभावित दिखाई देते हैं। साकेत काव्य में राम का संदेश क्या है? राम कहते हैं, पहला ऑप्शन है स्वर्ग में जाने का, दूसरा कहते हैं स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का, तीसरा पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने के लिए वो कहते हैं। तो साकेत में जो राम क्या संदेश दे रहे हैं कि पृथ्वी को क्या करना है? स्वर्ग बनाना है। साकेत के राम की घोषणा करते हैं, यहाँ पे उसको पद को भी उद्धृत किया गया है। साकेत के जो राम है वो क्या घोषणा करते हैं? संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, है ना। इस भूतल या धरती को ही स्वर्ग बनाने आया। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला पॉइंट, राम तुम मानव नहीं हो, ईश्वर नहीं हो क्या? तो ये जो पंक्ति है ये भी किससे उद्धृत है? साकेत से उद्धृत है। और इसमें राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या, तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे। यह पंक्ति भी किससे है? साकेत से। रचनाकार गुप्त जी। गुप्त जी की अन्य रचनाओं को देख ले। रंग भंग जो है, रंग में भंग, यह राजपूती आन की कथा है, ये हमने प्रश्न में देख लिया। गुरुकुल जो है, यह सिख गुरुओं की कथा है, यह भी हमने प्रश्न में देख लिया। सिद्धराज, पलासी का युद्ध, जयद्रथ वध और पंचवटी, ये भी इनके प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, सिद्धराज हो गया, पलासी का युद्ध हो गया, जयद्रथ वध हो गया, पंचवटी हो गया। जयद्रथ, ठीक है। अब एक और जो इनकी रचना है वह जय भारत है और इसमें महाभारत की कथा लिखी गई है। जैसे प्रिय प्रवास में कृष्ण की कथा है, उसी तरीके से जय भारत में क्या है? महाभारत की कथा लिखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा, हरिऔध है। हमने अभी पहले ही देखा, हरिऔध है। अगला है, मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत में प्रमुख रूप से किसका चित्रण है? तो इसमें उर्मिला की दयनीय दशा का चित्रण है अगर हम देखें तो, और पारिवारिकता और नारी भावना को दिखाया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त जी के नारी पात्रों की विशेषता क्या है? वह केवल गृहिणी के रूप में चित्रित है, स्वाभिमानी, देशभक्त और कर्तव्यपरायण है, पश्चिमी जीवन शैली का अनुकरण करती है, या मौन है और निष्क्रिय है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? स्वाभिमानी है, देशभक्त है, कर्तव्यपरायण है। अगला प्रश्न है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी, यह पंक्तियाँ किसकी हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, पहला ऑप्शन है हरिऔध, दूसरा भवभूति, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा मधुसूदन दत्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। अगला है, गुप्त जी ने किस बांग्ला काव्य कृति का उत्तम अनुवाद किया है? ऑप्शन है गीतांजलि, मेघनाद वध, श्रीकांत और चंद्रलेखा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेघनाद वध। तो ये क्या है? गुप्त जी की अनुदित रचना है और किस भाषा से है? बांग्ला काव्य से। अगला प्रश्न देखते हैं, गुप्त जी के मुक्तकों की विशेषता क्या है? ऑप्शन है केवल श्रृंगार रस में रचित है, अव्यवस्थित और भावहीन है, स्थिति योजना की दृष्टि से चुस्त है, पूरी तरह बांग्ला शैली में लिखे गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थिति योजना की दृष्टि से ये चुस्त है, यानी मुक्तकों की बात हो रही है। ठीक है। अगला है, गुप्त जी की पारिवारिकता में मार्मिकता देखकर कभी कभी किस कवि की याद आती है? पहला है तुलसीदास, दूसरे है जयशंकर प्रसाद और तीसरे भवभूति और चौथे है हरिऔध। तो ये पारिवारिकता में मार्मिकता जो है वो भवभूति में हमें दिखाई देता है और उनकी ही याद आ जाती है जब हम गुप्त जी की इन रचनाओं में ये तत्व देखते हैं तो। ठीक है। अगला प्रश्न है, पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गुप्त जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? पहला ऑप्शन है छायावादी कविताएं लिखना, काल अनुसरण की क्षमता, पौराणिक आख्यानों का चित्रण और नाटक रचना में निपुणता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कालानुसरण की क्षमता है इनमें। भारत भारती में किस भावना का विकास मिलता है? प्रेम भावना, स्वदेश प्रेम भावना और करुणा भावना और भक्ति भावना। तो इसका क्या होगा? स्वदेश प्रेम भावना। गुप्त जी के पथ प्रदर्शक कौन थे? ऑप्शन है रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद और हरिऔध। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। गुप्त जी के पथ प्रदर्शक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला है, गुप्त जी का प्रिय छंद कौन सा था? रोला छंद, हरिगीतिका छंद, चौपाई छंद और सोठा छंद जो है वह कौन सा माना जाता है? हरिगीतिका छंद, और इन्हें हरिगीतिका छंद का बादशाह भी कहा जाता है। ठीक है, गुप्त जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, गुप्त जी ने मेघनाद वध का अनुवाद किस रूप में किया है? तो यह गीत रूप में हुआ है, अतुकांत कविता में हुआ है, नाटक रूप में हुआ है या गद्य रूप में हो जाएगा? अतुकांत कविता रूप में हुआ है।
गुप्त जी को प्रमुख काव्य कृति की दृष्टि से किस काल का रचनाकार माना जाता है? पहला ऑप्शन है छायावाद, रीतिकाल, छायावाद पूर्व और आधुनिक युग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छायावाद पूर्व, यानी 1920 के समय में गुप्त जी का समय रहा है। यह द्विवेदी युग है जिसे छायावाद पूर्व भी कहा गया है। अगला है रामनरेश त्रिपाठी के काव्य में किस कवि की भांति स्वच्छंदता मिलती है? पहला ऑप्शन है, जो अगर हम देखें तो इनका जन्म वर्ष जो है 1889 और 1962 में इनकी मृत्यु है। ऑप्शन है महादेवी वर्मा की तरह, हरिऔध की तरह, श्रीधर पाठक की तरह और मैथिली शरण गुप्त की भांति हमको उनमें स्वच्छंदता दिखाई देती है। तो स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक के रूप में अगर हम कहें तो श्रीधर पाठक है, और उन्हीं के अनुरूप हमें इनमें भी वही स्वच्छंदता दिखाई देती है। रामनरेश त्रिपाठी के प्रबंध काव्य किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है पौराणिक आख्यान, ऐतिहासिक आख्यान, समकालीन राजनीतिक वातावरण पर आधारित कथाएं और भक्ति भावनाएं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? श्रीधर पाठक रामनरेश त्रिपाठी जो हैं वो समकालीन राजनीतिक वातावरण पर आधारित कथाएं लिखते हैं। अगला प्रश्न है, अगला है पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है गुप्त जी की प्रतिभा की सबसे बड़ी विशेषताएं है कालानुसरण की क्षमता, अधिक उत्तरोत्तर बदलती हुई भावनाओं और काव्य प्रणालियों का ग्रहण करते चलने को की शक्ति है। इस दृष्टि से ये निस्संदेह हिंदी भाषी जनता के प्रतिनिधित्व कवि कहे जा सकते हैं। भारत के समय से स्वदेश प्रेम का भावना जिस रूप में चली आ रही थी उसका विकास भारत भारती में मिलता है। इधर के राजनीतिक आंदोलनों ने जो रूप धारण किया उसका पूरा पूरा आभास पिछली रचनाओं में मिलता है। इनमें हम सत्याग्रह, अहिंसा, मनुष्यत्व बोध, विश्व प्रेम, किसानों और श्रमजीवियों के प्रति प्रेम और सम्मान सबकी झलक पाते हैं। रामनरेश त्रिपाठी के काव्य में किसका संश्लेषण मिलता है? ऑप्शन एक है राजनीति और समाज, दूसरा मनुष्य के कर्म, सौंदर्य एवं प्रकृति के सौंदर्य का, तीसरा है धर्म और व्यापार, चौथा है विज्ञान और साहित्य। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मनुष्य के कर्म, सौंदर्य एवं प्रकृति का सौंदर्य। रामनरेश त्रिपाठी में किसका संश्लेषण है? मनुष्य के कर्म, सौंदर्य को और प्रकृति के सौंदर्य को, दोनों को चित्रित किया है रामनरेश त्रिपाठी ने। पथिक में रामनरेश त्रिपाठी ने किस स्थान की प्रकृति का वर्णन किया है? पथिक में किस स्थान की प्रवृत्ति को वर्णन किया है इन्होंने? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण भारत। ठीक है, पथिक इनकी रचना है रामनरेश त्रिपाठी की। कहाँ का चित्रण है? दक्षिण भारत के। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल की कविताओं में किसका विशेष चित्रण मिलता है? पहला है वीरता का, प्रकृति के सहज सौंदर्य का, भक्ति का, बाल जीवन का। तो रामचंद्र शुक्ल की जो कविता है, ठीक है, वो प्रकृति के सहज सौंदर्य का वर्णन मिलती है उसमें, यानी बी। अगला प्रश्न है नाथूराम शर्मा शंकर किस विचारधारा से जुड़े थे? पहला है गांधीवादी, दूसरा आर्य समाजी, तीसरा मार्क्सवादी, चौथा राष्ट्रवादी। तो सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाजी। अगला है द्विवेदी जी की कविता पर किसका प्रभाव अधिक था? तो द्विवेदी जी की कविताओं पर उनके अपने साहित्यिक सिद्धांतों का प्रभाव था। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है कि उनकी कविताओं पर किसका प्रभाव अधिक था? उनके अपने साहित्यिक सिद्धांतों का प्रभाव अधिक था। हृदय का मधुर भाव किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन नाथूराम शर्मा शंकर, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। का सही उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल का है हृदय का मधुर भाव। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल लाइट ऑफ एशिया नामक अंग्रेजी काव्य का बुद्धचरित नाम से उन्होंने अनुवाद किया है। तो बुद्धचरित रचना अगर हम कहें तो यह अनुदित रचना किनकी? शुक्ल जी की है। और किस रचना के आधार पर इन्होंने लिखा है? तो लाइट ऑफ एशिया के आधार पर लिखा है। ठीक है, अगला है रामनरेश त्रिपाठी ने किस भाषा के छंदों को कौशल पूर्वक प्रयोग किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उर्दू के छंदों का कौशल पूर्वक प्रयोग किया है। शुक्ल के शब्दों में देशभक्ति को रसात्मक रूप त्रिपाठी जी द्वारा प्राप्त हुआ है। ठीक है, देशभक्ति को अगर रसात्मक रूप मिला है तो वह किनके द्वारा? रामनरेश त्रिपाठी द्वारा। और रामनरेश त्रिपाठी के विषय में ये कौन बता रहा है? शुक्ल जी बता रहे हैं। ठीक है, मिलन पथिक स्वप्न, ठीक है, मिलन पथिक स्वप्न ये किनकी रचना है? रामनरेश त्रिपाठी की रचनाएं हैं। अगला है पथिक में दक्षिण भारत। अभी हमने पढ़ा प्रश्न में, पथिक में दक्षिण भारत और स्वप्न में उत्तर भारत की प्रकृति का वर्णन है। स्वप्न की बात करेंगे तो उत्तर भारत आ जाएगा, और जब अगर हम पथिक की बात करेंगे, पथ में जब चलने की बात करेंगे तो हम क्या होंगे? दक्षिण भारत की चर्चा उसमें आएगी। ठीक है, अगला है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का उपनाम त्रिशूल था। ठीक है, तो अगर त्रिशूल उपनाम से कौन रचना करते हैं पूछा जाए तो गया प्रसाद शुक्ल स्नेही आएगा।
अगला प्रश्न है, श्याम नारायण पांडे ने हल्दी घाटी और जौहर नामक वीर रसात्मक, तो हल्दी घाटी और जौहर अगर पूछा जाए किसकी रचना है तो किनकी है, श्याम नारायण पांडे की रचना है। ठीक है, ये वीर रसात्मक प्रबंध काव्य है। अगला, तो यहाँ तक हमारा द्विवेदी युग समाप्त हो चुका है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो विश्वनाथ त्रिपाठी जी की रचना है उसमें गांधीवादी युग या गांधीवादी, ठीक है, गांधीवादी युग का अपना एक साहित्य दे रखा है, यानी कि इस दौरान यानी 1900 से 1947 तक का समय जो है वह समय जो है विश्वनाथ त्रिपाठी ने गांधीवादी समय दिया है और इस दौरान जितनी भी रचनाएं लिखी गई हैं उसे अलग लिखा है। ठीक है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे छायावाद की। तो पहले गांधीवाद आएगा, फिर हम छायावाद की बात करेंगे। ठीक है, छायावाद हम बाद में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।